नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक खबरदार में। आज हम कोरोना से जुड़ी जो जानकारियां आपको देंगे उनमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ चिंता करने वाली खबरें भी हैं। इन सारी खबरों का निचोड़ यह कहता है कि लॉकडाउन जिसमें हम इस समय हैं वो कितना जरूरी है, लेकिन उस लॉकडाउन के साथ क्या हो रहा है अलग अलग इलाकों में वो तस्वीरें भी देखना उतना ही जरूरी हो जाता है। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल समूचे देश में जो कोरोना संक्रमित हैं उनका आंकड़ा 20,000 को छू गया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो समूचे विश्व में अगर हम देखें तो भारत 17वां ऐसा देश है जहां पर 20,000 का आंकड़ा कोरोना संक्रमण का इस समय हमारे सामने है। भारत में संक्रमण की रफ्तार और संक्रमण फैलने का दायरा दूसरे देशों से कम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में मामले बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले डबल होने की रफ्तार कम हुई है, लेकिन 8 दिन में कोरोना के केस 10,000 से 20,000 हो गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की हालत काफी खराब है। इन दो राज्यों में 37% मामले सामने आए। इन आंकड़ों से भारत में लोग चिंतित हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। रोके जाने पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले भारतीयों को आज लॉकडाउन से फ्रांस को हुए फायदे के बारे में बताएंगे। भारत लॉकडाउन की उलझन में अटका है, जबकि फ्रांस अनुशासन से संक्रमण को 84% कम कर चुका है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना गैर जमानती अपराध होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 30 दिन के अंदर ऐसे मामलों की जांच पूरी होगी। 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में 6 महीने से 5 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाड़ी या क्लिनिक पर हमला हुआ तो नुकसान का 2 गुना जुर्माना देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं, जिनमें लगभग 2 लाख बेड तैयार हैं। इनमें 24,000 आईसीयू बेड हैं, 12,190 वेंटिलेटर्स और इसके अलावा देश में 25 लाख से ज्यादा N95 मास्क भी हैं। कोरोना को हराने वाली सुपर दवाई का क्लिनिकल ट्रायल कल से शुरू हो रहा है। ऑक्सफोर्ड में इस वैक्सीन पर रिसर्च हुआ। एक इत्तेफाक ये भी है कि जिस ब्रिटेन में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था, उसी ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ जादुई असर वाली दवा के आविष्कार का दावा किया जा रहा है। एक चिंताजनक खबर भी सुन लीजिए। महिलाओं के मुकाबले कोरोना वायरस की मार पुरुषों पर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह है एक प्रोटीन जो पुरुषों में पाया जाता है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। और लॉकडाउन में पृथ्वी की तबीयत कैसे ठीक हो गई है, कुदरत ने कैसे लॉकडाउन में अपने जख्मों को भरा है, इस पर रिसर्च और तस्वीरें आप जरूर देखिएगा। आज पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के 50 साल पूरे हो गए हैं। किस तरीके से पृथ्वी में बदलाव देखा गया है, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को यानी कि सोमवार को वो मुलाकात करने वाले हैं अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से। हालांकि जब से कोरोना का ये संक्रमण काल आया है, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, उसके बाद से वो मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की वर्चुअल बैठकें करते रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आगे की रणनीति पर बात होने के आसार हैं। 3 मई को संपूर्ण लॉकडाउन खत्म होने की अंतिम तारीख है, लेकिन कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप की वजह से आगे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसे समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 20 अप्रैल से कोरोना मुक्त इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को लेकर कुछ राहत दी गई है, लेकिन इसे लेकर केरल जैसे कुछ राज्यों में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस तरह के पहलू उठ सकते हैं। कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से सीधा संपर्क किया और इसी कड़ी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री देश भर की ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस लॉकडाउन की वजह से हो रही है। पहले प्रधानमंत्री को पंचायती राज दिवस के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम में झांसी में शामिल होना था, लेकिन लॉकडाउन में ऐसे कार्यक्रमों के तौर तरीके
बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर लॉकडाउन खत्म हो रहा है या फिर कुछ तबके हैं, कुछ सेक्टर्स हैं ऐसे जहां पर रियायतें दी जानी है, तो उन सारी चीजों को मिल बैठकर ही उस पर फैसला होना होगा। क्योंकि अगर हम समूचे देश को देखें तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संक्रमण का आंकड़ा बाकी देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अलग नजर आता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे अचानक गुजरात से मामले एक के बाद एक सामने आने लगे। खासकर महाराष्ट्र को लेकर केंद्र की पैनी नजर है और वहां पर जो चुनिंदा हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर कड़ी निगरानी के लिए केंद्र से एक टीम भी गई। बुधवार शाम तक देश भर के कुल 20,471 कोरोना संक्रमण के मामलों में 5,221 महाराष्ट्र और 2,272 गुजरात के मामले हैं। यानी देश के कुल मामलों में 1/3 से ज्यादा केस सिर्फ इन 2 राज्यों में है। ये तस्वीरें डराती हैं। इसीलिए केंद्रीय टीम मुंबई पहुंची थी। टीम ने मुंबई के उस इलाके धारावी का दौरा किया जिसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद हैं। धारावी एक ऐसा इलाका है जो सरकार के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के लिए ही सरदर्द का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो 5 मेंबरी सेंट्रल टीम है ये मुंबई और पुणे के लिए बनाई गई है और जो अलग अलग क्रिटिकल इलाके हैं, चाहे वो मुंबई के हैं चाहे पुणे के हैं, वहां पर ये जाएगी और उसका जायजा लेने वाली है। मुंबई में अगर खासकर की बात करूं तो धारावी और वर्ली कोलीवाड़ा ये 2 ऐसे खास इलाके हैं जहां पर ये सेंट्रल टीम जाने वाली है और स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये वहां पर जाके इस सेंट्रल टीम को तमाम जानकारियां देंगे कि आखिर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं। मुंबई के धारावी में अब तक 180 कोरोना केस कंफर्म हो चुके हैं। सरकार की हवाइयां यहां इसलिए उड़ी हैं क्योंकि धारावी में 2.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यूं समझ लीजिए कि जहां एक छोटे से कमरे में कई लोग जिंदगी गुजारते आ रहे हों, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकेगा। लोग हमारी सोसाइटी को खुद लॉकडाउन करके रखे हुए हैं क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में केस आया हुआ था, इसलिए हम लोग खुद उसका प्रिकॉशन ले रहे हैं और हम लोग खुद मिलके इसको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ेंगे और इसको हराएंगे। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, ताकि हम एक मिसाल दे सके मुंबई के सारे लोगों को कि हम लोग को हमारे मेंबर्स को सोसाइटी के बाहर जाना ना पड़े। अगर हम लोग बाहर नहीं जाते हैं और बाहर से कोई बंदा अंदर आता है और वो फुल उसकी बॉडी सैनिटाइज होती है तो हमारे लिए कोरोना का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुंबई में धारावी ही नहीं बल्कि कोलीवाड़ा से लेकर गोवंडी तक के इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहां कोरोना डरा रहा है। मुंबई में जहां 9 अप्रैल को 241 हॉटस्पॉट्स थे, वहीं अब ये बढ़कर 381 हो गए। सेंट्रल की टीम के साथ ही मैं आया था कि उनकी क्या एग्जैक्टली व्यूज़ है और उनकी क्या सुझाव है। तो उन्होंने सब ये रिव्यू ले रहे हैं कि भाई प्रिपेयर्डनेस है क्या नहीं है, या यहाँ पर जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो बोली गई है ICMR के माध्यम से वो फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये सब फॉलो हो रहा है। महाराष्ट्र के कुल मामलों में बड़ा हिस्सा मुंबई का है, इसीलिए BMC अब सीनियर सिटीजन्स का एक सर्वे कर ये पता लगाने जा रही है कि उनमें कितने कोविड-19 के हाई रिस्क में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे भी कोरोना की मार बुरी तरह झेल रहा है, इसीलिए केंद्रीय टीम ने यहां भी दौरा किया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात की बात करें तो यहां कोरोना का संक्रमण देश में दूसरे पायदान पर है। यहां की तस्वीर यह है कि गुजरात के 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सभी जिलों को राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। ये जिले कोरोना के लिए रेड जोन बन चुके हैं। कोरोना का कहर हर स्तर पर कैसा है, ये इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक और अहमदाबाद के 5 स्टार होटल को कोरोना संक्रमित लोगों का ठिकाना बनाया गया तो स्थानीय लोग उबल पड़े, तो दूसरी ओर किसानों पर लॉकडाउन ने मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया।
ये जो कोविड सेंटर है ये 5 स्टार होटल्स के अंदर बनाया गया है। हालांकि जो 5 स्टार होटल है द होटल फर्न, उसी के सामने यहाँ पे जो रेसिडेंट्स है इन लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि आसपास का जो इलाका है वो रेसिडेंशियल इलाका है और रेसिडेंशियल इलाके में ये प्रॉपर्टी आई हुई है। तो वैसे में यहाँ पे अगर कोविड सेंटर जो कि कोविड पॉजिटिव होंगे उनका एक पेमेंट बेस्ड सेंटर बनाया जाएगा तो हो सकता है कि उनको भी कोरोना हो सकता है। ये आशंका इन लोगों ने जताई है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे, जो मरीज है वो यहाँ पे रहेंगे, तो उसका ही ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे सराउंडिंग 12-13 सोसाइटीज आई हुई है। यहाँ की लेडीज सुबह से दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, राशन लाने के लिए यही रास्ते से गुजर के हुए आगे जाती है। तो यहाँ पर जीरो कंटामिनेशन एरिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे जब पेशेंट्स लाए जाएंगे, मेडिकल स्टाफ आएगा, तो देयर आर सो मेनी चांसेस के इन्फेक्शन स्प्रेड अप हो। लॉकडाउन के बीच अब किसान परेशान है, क्योंकि किसान की फसल पूरी तरीके से तैयार है लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के साणंद में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फसल है वो पूरी तरीके से तैयार है। गेहूं की ये फसल है जो तैयार है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, वैसे में कई किसान ऐसे हैं जिनकी जो फसल है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट यार्ड है उसमें बहुत कम ट्रैक्टर्स को लाने की इजाजत दी गई है, और अगर वो ट्रैक्टर आते भी है तो कुछ गांव के ही लोगों को यहाँ पे आने की इजाजत दी गई है। हमको ऐसा डर लगता है क्योंकि हमारी फसल खराब ना हो जाए, क्योंकि हमारा 15-20 दिन के एक बार हमारा इधर आने का होता है, इसलिए हम मिनिमम हमारे गांव में 200 खेडूत है, तो हमारे गांव में 10 दिन में 20 खेडूत आ सकते हैं। तो समझ लो 3-4 महीने ऐसे ही लग जाएंगे पाक हमारे बेचने में, तो हमारा पाक खराब हो जाएगा ना, इसलिए हमको बहुत डर है। इसलिए को सरकार को हम विनती करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में हमको दे, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, और 100 ट्रैक्टर जैसे आते हैं ना मार्केट एंड में, ऐसे 200-300 ट्रैक्टर करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। कोरोना की मार देश के बड़े हिस्से पर पड़ चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना की रफ्तार से सबसे ज्यादा परेशान है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। जो भी मांग रहा है वो कह रहा है कि थोड़ी सी रियायत और दे दी जाए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि लॉकडाउन जरूरी ही नहीं है। उन लोगों के अलावा जो अचानक जाने क्यों इतना भड़क जाते हैं जैसे ये लॉकडाउन उनके लिए नहीं, सरकारें अपने लिए कर रही हों। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि भले ही दुनिया इसके फायदे को समझ रही हो, लेकिन कई इलाकों में लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि आखिर क्यों लॉकडाउन इस तरीके से करना जरूरी हो गया है, और इसके लिए वो निशाना बनाते हैं जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उन सबको। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस बाजार को तय वक्त के बाद बंद कराने गई। चश्मदीदों के अनुसार वहां पहले से कुछ लोग आपस में उलझे हुए थे। जब पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर बाजार बंद कराने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई, और फिर भीड़ ने पुलिस को निशाना बना लिया। वहां पुलिस को घेर कर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। पहले पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया, और फिर वहां भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई। कोरोना योद्धाओं पर ऐसे हमलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ हंगामे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन साफ नजर आता है। भारत में बहुत सारे लोग लॉकडाउन को सामाजिक वैक्सीन की तरह नहीं बल्कि एक बंधन की तरह देख रहे हैं। इनमें कई लोग मजबूर और परेशान हो सकते हैं। सरकार और प्रशासन को उनकी परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना इस समस्या का समाधान तो नहीं है। लॉकडाउन के उल्लंघन की ये तस्वीरें, किस तरीके से लॉकडाउन लोग मानना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको वो उदाहरण देते हैं जो आपको समझाएगा कि लॉकडाउन क्यों और कितना जरूरी है। क्योंकि जिस भी देश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया, अनुशासन, धैर्य, संयम के साथ पालन किया गया, वहां पर जो आंकड़े हैं वो खुद ब खुद सब कुछ बयां करते हैं। हम आपको फ्रांस से जुड़े कुछ आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। फ्रांस लॉकडाउन वाले अनुशासन से बहुत फायदा उठा चुका है। भारत देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में है।
इस बीच एक इंटरनेशनल स्टडी में ये बात सामने आई कि फ्रांस में लॉकडाउन जैसे प्रयासों ने कोरोना संक्रमण को 84% तक कम कर दिया। फ्रांस में 17 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया था और इसमें 11 मई से थोड़ी ढील दिए जाने की उम्मीद है। रिसर्च के अनुसार लॉकडाउन ने वायरस के रिप्रोडक्टिव नंबर्स, जिससे वायरस के फैलने का संकेत मिलता है, उसे 3.3 से घटाकर 0.5 यानी आधा प्रतिशत कर दिया। ये 85% की कमी है। आपको याद होगा, हमने खबरदार में ही आपको अलग अलग वायरस के रिप्रोडक्टिव नंबर्स के बारे में बताया था। इससे ये पता चलता है कि वायरस के एक मरीज से कितने मरीजों में फैलने की आशंका होती है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया कि फ्रांस में आगे लॉकडाउन में पूरी तरह ढील देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भी आएगी और सिर्फ इम्यूनिटी इस महामारी की दूसरी लहर को रोकने में सफल नहीं होगी। फ्रांस में लॉकडाउन से फायदे के ये आंकड़े हमने आपको दिखाए, लेकिन कोरोना से जुड़े बाकी सारे आंकड़ों को भी समझ लेना बहुत जरूरी है और इसके लिए सीधे चलिए रोहित सरदाना के पास। रोहित। बिल्कुल श्वेता, आपने लॉकडाउन की बात की और देश में हर आदमी के मन में यही सवाल है कि लॉकडाउन 2.0 के बाद भी क्या लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा? हर आदमी यही जानना चाहता है। और आज जबकि यह खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे, तब यह सवाल और ज्यादा पूछा जाने लगा कि क्या लॉकडाउन को लेकर सरकार आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। आपको बता दें, सिंगापुर ने लॉकडाउन बढ़ा दिया और आज बिल गेट्स ने भारत को चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तारीफ की कि भारत ने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, हॉटस्पॉट्स को पहचाना और आइसोलेट करके उनको कोरोना को फैलने से रोकने की रणनीति बनाई, वो काबिले तारीफ है। हम आपको जरा अपने दर्शकों को यह दिखाते हैं दुनिया भर के नक्शे पर कि कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन का सहारा लिया और उस लॉकडाउन से क्या क्या स्थिति हुई है, उस लॉकडाउन से क्या क्या लाभ हुआ है। दो तरह का आप इस समय स्क्रीन पर रंग देख रहे होंगे, एक लाल रंग है और एक थोड़ा सा नारंगी रंग है। नारंगी रंग उन कंट्रीज का, उन देशों का है जहां पर पार्शियल लॉकडाउन यानी कि पूर्णतः लॉकडाउन नहीं किया गया, और लाल रंग उन देशों का है जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रिटेन, नेदरलैंड, ब्रिटेन में 46 दिन, नेदरलैंड में 38 दिन, डेनमार्क में 34 दिन, नॉर्वे में 33 दिन, जर्मनी में 28 दिन का लॉकडाउन रहा है, अमेरिका में 45 दिन पार्शियल लॉकडाउन है, बेल्जियम में 48 दिन लॉकडाउन है, फ्रांस में 56 दिन लॉकडाउन है, चीन में 77 दिन का पार्शियल लॉकडाउन रहा, जापान में 18 दिन का लॉकडाउन रहा और भारत अब चौथे हफ्ते में है, जैसा श्वेता आपको अभी बता रही थी। वहां 40 दिन का पूर्ण लॉकडाउन और सिंगापुर 56 दिन का लॉकडाउन वहां पर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में 50 दिन का पार्शियल लॉकडाउन। तो कुछ इस तरीके से दुनिया जो है वो लड़ाई लड़ रही है लॉकडाउन के भीतर रहते हुए कोरोना के खिलाफ, क्योंकि जब तक इसकी दवा नहीं मिल जाती, जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिल जाता, तब तक यह माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन दो ही हथियार हैं जिनके जरिए आप कोरोना से अपने लोगों को कुछ हद तक बचा सकते हैं। लेकिन क्या केवल लॉकडाउन करके ही कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है? नहीं, इसलिए बाकी सारे मोर्चों पर भी तैयारी करनी जरूरी है। भारत की तैयारी कैसी है यह भी आपको जानना चाहिए। हर रोज आप सुनते होंगे पीपीई किट्स को लेकर सवाल, हर रोज आप सुनते होंगे आईसीयू बेड्स को लेकर सवाल, हर रोज आप सुनते होंगे डॉक्टर्स की स्थिति को लेकर सवाल। तो वो सारे आंकड़े ये देखिए हमने आपके लिए सामने आज लाकर रख दिए हैं कि इस देश में किस राज्य के पास कितने आईसीयू बेड हैं और कितने वेंटिलेटर हैं। एक एक राज्य के हिसाब से हमने आपको आंकड़ा दिखा दिया, जिसमें कि तमिलनाडु में 6,654 आईसीयू बेड्स और 2,986 वेंटिलेटर्स हैं। आंध्र प्रदेश के पास 3,866 आईसीयू बेड्स और 1,496 वेंटिलेटर्स हैं। ठीक इसी तरीके से राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, केरला, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली की भी तस्वीर आपके सामने है, जहां दिल्ली के पास 370 आईसीयू बेड्स और 282 वेंटिलेटर्स का इंतजाम खासतौर पर कोरोना के लिए करके रखा गया है। भारत के पास इस समय कुल 40,195 आईसीयू बेड्स और 18,128 वेंटिलेटर्स तैयारी करके रखे गए हैं कोरोना से निपटने के लिए। लेकिन क्या केवल आईसीयू बेड और वेंटिलेटर से काम चलता है या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तैयारी भारत को करनी थी? वो देखिए, तस्वीर आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आ गई है।
कुल अस्पतालों के बेड्स और उसमें आइसोलेशन बेड की स्थिति क्या है वो आपके सामने हमने स्क्रीन पर रख दी है। तमिलनाडु में 31,880 आइसोलेशन बेड्स रखे गए हैं खास तौर पर कोरोना के मरीजों के लिए। आंध्र प्रदेश में 24,534 आइसोलेशन बेड्स रखे गए हैं कोरोना के मरीजों के लिए। महाराष्ट्र में ये देख सकते हैं आप इस समय आपके सामने 1,23,661 आइसोलेशन बेड्स रखे गए हैं। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा मरीज हैं कोरोना के, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। और दिल्ली में 2,803, कर्नाटक में 17,669 और उत्तर प्रदेश में 12,598 आइसोलेशन बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रखे गए हैं। अब जरा एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहते हैं, वो ये कि कोरोना योद्धाओं को बचाने वाले पीपीई किट्स कितने हैं भारत के पास, उसका आंकड़ा। महाराष्ट्र के पास इस समय सबसे ज्यादा 1,22,133 पीपीई किट्स हैं। तमिलनाडु के पास 1,13,715 पीपीई किट्स हैं। गुजरात के पास 51,039 पीपीई किट्स हैं और दिल्ली के पास 33,416 पीपीई किट्स हैं। तेलंगाना के पास 3,133, उत्तर प्रदेश के पास 10,287 और मध्य प्रदेश के पास 12,842 पीपीई किट्स हैं। तो ये भारत की तैयारी आइसोलेशन बेड्स के नजरिए से, अस्पतालों के नजरिए से, पीपीई किट्स के नजरिए से इस समय तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कर चुका है। अब एक रिसर्च और है, वो हम अपने दर्शकों को आज दिखाना चाहते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले पुरुषों में ज्यादा सामने आ रहे हैं, ये एक आंकड़ा निकल कर आया है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह को डिकोड किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। पुरुषों में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां ज्यादा होती हैं, पुरुष धूम्रपान ज्यादा करते हैं और इन आदतों की वजह से उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हो जाते हैं, जिसके बाद वो वायरस का हमला नहीं झेल पाते। खुद को स्वच्छ रखने के मामले में पुरुष महिलाओं से पीछे। और एक और बड़ा फैक्टर, ACE2 नाम का प्रोटीन जो कोरोना के फैलने में मददगार साबित होता है। कोरोना वायरस इस प्रोटीन की मदद लेकर आसानी से संक्रमण फैलाता चला जाता है। दुनिया के कई देशों में आंकड़ों की तुलना की गई तो पता चला कि महिलाओं में कोरोना के मामले कम हैं। चीन, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया में पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं के मुकाबले 50% तक ज्यादा है। महिलाओं में संक्रमण खत्म होने में पुरुषों के मुकाबले कम समय लगता है। कोरोना वायरस उस वायरस परिवार से जुड़ा है जिसने 2003 में सार्स फैलाया था और तब भी पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं के मुकाबले ज्यादा रही थी। तो ये कुछ आंकड़े जानकारी परक भी और दिलचस्प भी हमने आपके सामने रखे हैं, जिनको जानने के बाद आप कोरोना के बारे में और तथ्यपूर्वक बात कर सकते हैं किसी से भी। श्वेता, आप ज्यादा सुरक्षित हैं बनिस्बत मेरे, ये आंकड़ा बता रहा है दुनिया का। रोहित, मैं तो कहूंगी अपने सभी दर्शकों से कि जो रिसर्च होती है उसे रिसर्च उस समय देखिए, लेकिन देखिए शुरुआती तौर पर यह भी कहा गया था कि जो यंग हैं वो उन पर खतरा नहीं है, लेकिन कितने संक्रमण के मामले फैलने लगे। इसीलिए इस बीमारी से सिर्फ एक ही तरह से आप बच सकते हैं अभी, और वो है सावधानी, कि घर में रहकर सुरक्षित रहिए। शुक्रिया रोहित इस पूरे आंकड़े को इस तरह से विश्लेषण करने के लिए इसका। तो रोहित ने एक और बात बहुत महत्वपूर्ण की कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक इलाज का कोई तरीका नहीं आ जाता है, तब तक हम सबको यही करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, उसका पालन करना होगा। लेकिन वैक्सीन कब आने वाला है, आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं, वो ये कि सुपर वैक्सीन जो है उस पर उसकी जो ट्रायल है वो कल से शुरू होने वाले हैं। हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी देते हैं कि किस तरीके से इस वैक्सीन को लेकर मामला आगे बढ़ रहा है। कल से कोरोना वायरस के खिलाफ सुपर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने कुछ दिन पहले इस सुपर दवाई को बनाने का दावा किया था। इन वैज्ञानिकों की टीम का मानना है कि ये दवा कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाकर बहुत तेजी से इसका इलाज कर सकती है। इस दवा को तैयार करने वाली टीम का आत्मविश्वास इतना ऊंचा है कि कल से शुरू हो रहे क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू हो गया और दुनिया भर में उत्पादन करने वाले 7 सेंटर्स में से एक सेंटर भारत में भी है। सबसे अनोखी बात यह है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार ब्रिटेन में ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और अब कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे कारगर दवाई बनाने का दावा भी ब्रिटेन में ही किया जा रहा है। पेनिसिलिन जब शुरू में बनाई गई थी तो लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। तब कई साल बाद पेनिसिलिन का मेडिकल इस्तेमाल शुरू हुआ था। अभी कोरोना की इस सुपर वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन कोरोना काल में यह दवा
उम्मीदों की रोशनी लेकर आई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से पैदा हुई दहशत और डर का माहौल एक सुपर वैक्सीन की बदौलत खत्म हो सकता है। पहले यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का टीका आने में कम से कम 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन के जेनर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ऐसा मानती हैं कि दुनिया को इसी साल सितंबर तक एक सुपर वैक्सीन यानी एक जादुई टीका मिल सकता है, जिसका नाम है चेडॉक्स 1। ये वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं कि इन्होंने पहले से ही इस दवा की 10 लाख डोज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. यूनाइटेड किंगडम में इस सुपर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कल से शुरू होगा। दुनिया की 7 जगहों पर इसका उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और इन 7 जगहों में से एक भारत है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. अब सवाल ये है कि ऑक्सफोर्ड के चेडॉक्स 1 वैक्सीन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वैज्ञानिक इतने आश्वस्त हैं। चेडॉक्स 1 चौथी ऐसी दवा है जिसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। 2 अमेरिकी और एक चाइनीज वैक्सीन इस रेस में है। दवा की खासियत है सिंगल डोज ट्रायल। यही वजह है कि इस दवा का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट की लीड रिसर्चर प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा है कि ये दवा इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। So disease X is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be disease X popped up. With the vaccine technology, the Chaddox 1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with Chaddox 1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. इस दवा का ट्रायल 3 फेज में किया जाएगा। इसमें शुरुआत में 510 लोगों को डोज दी जाएगी, फिर बुजुर्गों को और फिर 5000 लोगों को डोज देकर इसका असर देखा जाएगा और सफलता मिलने पर 10 लाख डोज का पहला बैच सितंबर तक तैयार हो जाएगा। I have a high degree of confidence. This is my view, because I've worked with this technology a lot, and I've worked on the MERS vaccine trials, and I've seen what that can do, and I think it has a very strong chance of working. कोरोना की वैक्सीन को लेकर हमने दुनिया के जाने माने वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन से भी बात की। Well, there are several countries and several companies that are multinational that are building vaccines. I think, in fact, that many of these vaccines will work, will be effective, and will prevent disease, and may even prevent infection, which is even better. Those companies are household names, so it's no trick to find out what they are. And there are many different platforms. Some people are using kill the virus. Some people are using
a purely genetic method that results in expression of a protein made by the virus. There are others where they're taking other viruses that are innocuous and modifying them so they insert something that sits on the outside of the virus that looks like the virus that causes COVID. They all seem to target the same region of the SARS coronavirus type 2 that is known as the spike protein, which is the one that allows the virus to attach to cells and to cause disease. The earliest that many people say a vaccine will be available is 18 months from now. I am more optimistic than some of the people who say that. I think we will have something in a year or less. ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने लाखों डॉलर इस बात पर खर्च किए हैं ताकि दवा के ट्रायल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू हो जाए। ये एक बड़ा जोखिम है, लेकिन प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम को अपनी सुपर वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। अंकित कुमार, आज तक। तो सुपर वैक्सीन का इंतजार इसीलिए जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कम से कम कोरोना के खिलाफ कोई तो रक्षा मिले। वैसे भी किसी भी वैक्सीन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत जल्दी हैं इसके ट्रायल्स, वरना अगले साल तक इंतजार की बात की जा रही थी। लेकिन देखना है कि ये कितना सफल होगा, इसका जो ट्रायल है, इसका जो प्रयोग है। बहरहाल एक तरफ है वो वैक्सीन जिस पर दुनिया भर के रिसर्चर्स लगातार शोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ है लॉकडाउन। कितने दिन रहना चाहिए लॉकडाउन? क्या भारत में हम समझ लें कि 3 मई तक हमारा काम हो जाएगा, उसके आगे हमें लॉकडाउन में रहने की आवश्यकता नहीं है? ये सवाल हमने पूछा है रिचर्ड हॉटन से, जो कि लैंसेट नाम के एक जर्नल, जो कि एक विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च उसमें छपती रहती है। उनका क्या कहना है लॉकडाउन पर, जरा सुनिए। First of all, I understand that everybody wants to get back to normal. I understand we want to resume our economic activity. But please, I really urge you, don't rush this, because if you rush going back to work, if you rush lifting the lockdown, and you have a second wave of the infection, then that could be even worse than the first wave. So, and then it's going to cost, you're going to have to go all the way back to the very beginning of your lockdown. So you've invested so much time and effort in your current lockdown. Don't waste that time and effort that you've invested. Keep going with it as much as you possibly can until the end of a 10-week period. पूरी दुनिया भारत की तारीफ करती है क्योंकि हमने बहुत जल्दी सही कदम उठाए हैं, लेकिन लॉकडाउन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जो लैंसेट के एडिटर इन चीफ हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 10 हफ्ते, और आप अभी देखिए कि हमने कितना समय बिताया है और कितना उससे फर्क पड़ रहा है। उल्लंघन करने वालों को कान खोलकर ये बातें सुननी चाहिए। लेकिन इससे अलग अब जरा हम टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग किट्स भारत में आना शुरू हुए उसके बाद पता चला कि चाइना का माल जो होता है वो चीनी माल ही होता है। मेड इन चाइना किट्स को लेकर किस तरीके से देश भर में असमंजस की स्थिति रही, गफलत की स्थिति रही, वो जरा जानना जरूरी है। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में चाइनीज कोरोना टेस्टिंग किट्स भरोसे के काबिल नहीं पाई गई। चीन से आई इन किट्स से सही नतीजे पाने की दर सिर्फ 5% है। इसे लेकर राज्यों से आई रिपोर्ट्स के बाद आईसीएमआर ने मंगलवार को कम से कम 2 दिनों तक रैपिड टेस्टिंग के लिए चीन से किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। राजस्थान को 10,000, गुजरात को 24,000, दिल्ली को 42,000, यूपी को 30,000, पंजाब को चीन से आई 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स दी गई थी। यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मान्यता प्राप्त चीन की ये रैपिड टेस्ट किट्स कोरोना के मरीजों की डायग्नोस्टिक्स के लिए नहीं मंगाई गई थी। कुछ मिनटों में नतीजे बताने वाली इन किट से सर्वेलांस किया जाना था, लेकिन अब तक मिली रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये किट्स सर्वेलांस के लायक भी नहीं हैं और इस काम में भी सही नतीजे नहीं दे पा रही हैं। कल हमको एक टेस्ट में से, एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे
उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। 90% कोरिलेट करना चाहिए पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट को, लेकिन वो आया कोरिलेशन 5.4%। जो पॉजिटिव थे पीसीआर टेस्ट में उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट को और हमने आईसीएमआर को लिख के दिया, लेकिन बाद में आईसीएमआर ने शाम को पूरे देश में इस टेस्ट को रोक दिया। एक तरफ बिना टेस्ट का खतरा और दूसरी तरफ सोचिए टेस्ट के गलत नतीजे आ जाएं तो उससे कितना खतरा। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के कई देशों ने जिसने चीन से किट्स मंगवाई थी उन सबका रिएक्शन यही था कि इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, बड़ी घटिया क्वालिटी के हैं। तब चीन ने भरोसा दिलाया था कि भारत को जो किट्स भेजे जा रहे हैं वो पूरे तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के बाद भेजे जा रहे हैं। इसके बाद जो चीनी दूतावास है उसने आज तक से कहा कि इनकी गुणवत्ता जो है वो देखी जाएगी। जो उन्होंने कहा है कि चीन की टेस्ट किट्स की गुणवत्ता परखी हुई है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने ट्वीट भी किया है कि चीन निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है। संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं और हर आवश्यक मदद की जाएगी। कोरोना के संकट काल में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने तो बहुत कड़ा रुख अपनाया था, हालांकि बीच में कुछ देर के लिए ट्रंप उनकी तरफ झुक भी गए थे, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हम मुकदमा करेंगे। चीन ने जिस तरीके से कोरोना की इस पूरी क्राइसिस को डील किया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो भारतीय डॉक्टर हैं, भारतीय डॉक्टरों का योगदान जो दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरीके से रहा है, खासकर अमेरिका में किस तरीके से जो भारत के मूल निवासी हैं उन्होंने वहां पर अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का पूरा प्रयास किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए असली जंग लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। कई राज्यों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ रोजाना अपने घरों से अस्पताल के लिए रवाना हो रहे हैं। वो अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की जान भी मुसीबत में डालते हैं और अगर वो किसी संदिग्ध इलाके में जांच करने जा रहे हैं तो कई बार वहां के स्थानीय लोग उन पर आक्रमण भी करते हैं। लेकिन दुनिया के कई देशों में हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्टरों को सम्मानित भी किया जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी विंडसर अस्पताल में भारतीय मूल की डॉक्टर उमा मधुसूदन ने कई कोरोना पीड़ितों का इलाज किया। ऐसे में उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय पुलिस, पड़ोसियों और लोकल फायरमैन ने उनके घर के सामने जाकर उन्हें सम्मानित किया। भारत में भी कई दफा हम तस्वीरें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सम्मान नहीं किया जाता। भारत में सफाई कर्मचारी हो या फिर स्वास्थ्य कर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, कई दफा हमने देखा कि गलियों में उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन जरूरी है कि वो पत्थर बरसाने वाले हाथों पर अंकुश जरूर लगे।